कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 2, पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहला बिंदु है हमारा भाषा। भाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन के विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं, उसका प्रत्युत्तर देते हैं। यानी सुबह से लेकर शाम तक हम अपने मन के भावों को किसी न किसी भाषा के सामने व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को किसी और के सामने प्रस्तुत करते हैं। भाषा जो शब्द है वह संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे अपने मन के विचारों, अपने मन के भावों को व्यक्त करना पड़ता है, जो या तो फिर हम बोलकर करते हैं या फिर हम लिखकर। इसके अलावा एक अन्य माध्यम है संकेत। लेकिन संकेत यानी इशारों से जब हम अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं तो जरूरी नहीं है जिस लहजे में हमने उस बात को समझाने की कोशिश करी, जिस इशारे को हमने किया, वो सामने वाला उस इशारे को समझी। इसीलिए सांकेतिक भाषा को कम महत्व दिया जाता है। आदिकाल से आदिकाल में जब मनुष्य जंगलों में रहता था, वनों को काटकर अपने जीवन व्यतीत करता था, तब वह अपने मन की बात संकेतों द्वारा कहने का प्रयास किया करता था। कालांतर में जब मनुष्य समूह यानी झुंडों में रहने लग गया, तो उसे अपनी बात कहने के लिए एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता हुई जिससे वह अपने मन की बात स्पष्ट कह सके, यानी किसी भी तरीके को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, जो बात कहनी है वो साफ कहा जा सके। अतः मानव ने कुछ निश्चित ध्वनि संकेतों की सहायता से शब्द बनाने शुरू कर दिए। इस ध्वनि संकेतों को ही भाषा कहा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान या अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। अतः किसी बात को बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना ही भाषा है। इन्हें भाषा की 4 कौशल कहा जाता है, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो अगला सुनकर ही हमारी बात को समझ पाएगा। जब हम लिखेंगे तो सामने वाला व्यक्ति पढ़कर ही हमारी बात को समझ पाएगा। अतः ये भाषा के 4 कौशल होते हैं: लिखना, बोलना, सुनना और पढ़ना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर भाषा को समझते हैं। ये सभी अंग भाषा के हैं, ये भाषा कहलाते हैं। यहाँ पर हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें हिंदी, पंजाबी, मराठी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ आदि सम्मिलित है। और विश्व में जो मुख्य भाषाएं बोले जाते हैं उसमें हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश, अरबी, पॉलिश, पास्तो आदि हैं। अब आता है हमारा अगला बिंदु, भाषा के भेद। भाषा के 2 भेद होते हैं, यानी भाषा को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसके माध्यम से या जिसमें हम अपने मन की बातों को बोलकर सामने वाले को सामने प्रस्तुत करते हैं। जब हम बोलेंगे तो सामने वाला हमारी बात को सुनेगा, सुनकर वो हमारी बात का प्रत्युत्तर करेगा, वह मौखिक भाषा कहलाती है। यानी मुंह से कही जाने वाली और सामने वाला सुनकर उसका जवाब दे, वह मौखिक भाषा कहलाती है। मंच से मंत्री जी द्वारा भाषण देना, हमारे द्वारा टेलीफोन पे बात करना, अध्यापिका द्वारा कक्षा में पढ़ाना या समझाना, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। मौखिक भाषा स्थायी अस्थायी रूप की भाषा होती है। इसके बोलने के बाद में हम इसे सुरक्षित नहीं रख सकते। मौखिक बात को किसी दूसरे स्थान पर पहुंचाना भी संभव नहीं था। इसीलिए सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा का लिखित रूप का विकास हुआ। लेकिन आज ऐसा नहीं है। मौखिक बात को भी रिकॉर्ड करके उसे सुरक्षित किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल फोन में रिकॉर्डिंग सिस्टम आता है, या टेप रिकॉर्डर द्वारा किसी की बात को या किसी के बयान को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। वो क्या है कि मौखिक भाषा को भी हमने अब सुरक्षित कर लिया गया है। इंटरनेट का प्रसार हो जाने के कारण अब किसी भी रिकॉर्ड बातचीत को दुनिया के अलग अलग कोने तक पहुंचाना भी संभव हो गया है। दूसरा बिंदु है हमारा
लिखित भाषा यानी भाषा का दूसरा रूप आता है अब लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम अपने मन के विचारों, भावों को लिखकर किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं और सामने वाला व्यक्ति पढ़कर हमारी बात को समझता है। वह लिखित भाषा का रूप कहलाता है। जैसे हमारे द्वारा चिट्ठी लिखना, किसी को चिट्ठी लिखनी है तो वो क्या है? लिखित भाषा का रूप। कोई एप्लीकेशन यानी कोई प्रार्थना पत्र यदि हम लिख रहे हैं, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक, प्रार्थना पत्र लिखा जाना भी लिखित भाषा का ही रूप है। आइए पढ़ते हैं। लिखित भाषा स्थायी भाषा कहलाती है। इंटरनेट पर भी अधिकतर जानकारी लिखित भाषा में ही मिलती है। लिखित भाषा का प्रयोग करने के लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, जबकि मौखिक भाषा में अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तब भी वो अपने मन की बात को अपनी भाषा में कह सकता है। यह भाषा का स्थायी रूप होता है, इस जिसे लिपिबद्ध कर सदियों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। लिखित भाषा द्वारा हम अपनी बात सदियों बाद भी हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगला बिंदु आता है हमारा अनेक भाषाएं। भारत में, विश्व में अलग अलग जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जो सीमित क्षेत्र में बोला जाता है उसे बोली कहा जाता है, लेकिन जिसका क्षेत्र विस्तृत होता है वह भाषा कहलाती है। सबसे पहला है बिंदु मातृभाषा। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है माँ की भाषा। जब बच्चा छोटा होता है और उसके इर्द गिर्द जो माहौल होता है और वह जो भाषा बोली जाती है, जो बच्चा स्वतः ही सीख जाता है, वह मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा व राष्ट्रभाषा। राजभाषा का अर्थ है सरकारी भाषा या अधिकृत भाषा, जिसमें सरकारी कार्य किए जाते हैं, वह राज्य भाषा कहलाती है। यह वह भाषा होती है जिससे सरकार द्वारा अपने कार्यों में उपयोग करने के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है। भारतीय संविधान में कुल ऐसी 22 यानी 22 भाषाएं हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को संघ की राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसीलिए हमारे देश में हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी इत्यादि। इसमें हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक बोली और समझी जाती है। राष्ट्रभाषा का अर्थ आमजन की भाषा। जो भाषा संपूर्ण देश के जन जन के विचार विनिमय का माध्यम है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। भाषा की कोई आधिकारिक राष्ट्रभाषा, भारत की कोई आधिकारिक राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान में सरकारी कार्यों में उपयोग में हिंदी और अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का स्वरूप में स्वीकार किया गया है। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा होती है जो संपूर्ण विश्व में बोली जाती है। ज्यादातर देशों में अंग्रेजी बोली जाती है या समझी जा सकती है, तो अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा का रूप दिया गया है। संसार में अनेक देश हैं जिसमें अलग अलग भाषा बोली जाती है। फ्रांस में फ्रेंच, ब्रिटेन में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, चीन में चीनी, जापान में जापानी, रूस में रशियन भाषा बोली जाती है। अंग्रेजी संसार के ज्यादातर यानी अधिकतर देशों में बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा है। अतः इसीलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अगला बिंदु है हमारा बोली। बोली किसे कहते हैं? बोली जहां बोली जाती है उसका क्षेत्र सीमित होता है, या फिर ये कहें कि छोटे से किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा बोली है। बोली का रूप थोड़ी थोड़ी धूप में बदल जाता है। खड़ी बोली ब्रज, अवधी, बुंदेली, राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी, हरियाणवी आदि हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। बोली अधिकांशतः आपसी बातचीत के लिए काम में ली जाती है। उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है उसमें फिर साहित्य भी लिखा जा सकता है, तो उसे उपभाषा कहा जाता है। अगला बिंदु आता है हमारा लिपि। लिपि किसे कहते हैं?
जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। इन्हीं चिन्हों को हिंदी भाषा में लिपि कहा जाता है। हमारी हिंदी भाषा, मराठी, संस्कृत तीनों भाषाओं नेपाली भाषा की भी जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। वैसे ये बात जानने योग्य है कि संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं। भाषा को बोलने और लिखने के लिए मनुष्य ध्वनियों की सहारा लेता है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए भाषा में कुछ निश्चित चिन्ह किए गए हैं, जिसे उस भाषा की लिपि कहा जाता है। कुछ भाषाओं के अलग-अलग होने पर भी उनकी लिपि एक हो सकती है, जैसे कि हिंदी भाषा, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इन सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है। यानी इन सभी भाषाओं का जो लिखने का ढंग है, वो एक ही है। वो क्या है? देवनागरी लिपि। यहाँ पर कुछ भाषाएं दी गई हैं और उनकी लिपियां दी गई हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी और नेपाली, इन सभी भाषाओं की एक ही लिपि है, देवनागरी लिपि। भाषा पंजाबी है, उसकी लिपि गुरमुखी। बांग्ला की बांग्ला, उर्दू की फारसी, तमिल की तमिल और अंग्रेजी की रोमन लिपि है। अब भाषा और लिपि में क्या अंतर है, आइए इसे जानते हैं। भाषा का अर्थ। भाषा का अर्थ है बोलकर या लिखकर अपने मन के विचारों को प्रस्तुत करना। भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। यानी भाषा क्या है? भाषा को बोल भी सकते हैं और लिपि लिखित रूप है। अर्थात भाषा बोली जाती है और लिपि लिखी जाती है। यही इन दोनों के बीच में एक मुख्य अंतर है। अगला बिंदु आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं? तो मैं बताऊं, व्याकरण वह शास्त्र है जिसे किसी भी भाषा के शुद्धिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। यानी ये कह सकते हैं कि अगर किसी चीज की शुद्धता, अगर किसी भाषा की शुद्धता और अशुद्धता की परख हमें करनी है तो वह व्याकरण का रूप होता है। व्याकरण से हम किसी चीज की शुद्धता अशुद्धता के बारे में पता लगाते हैं। आइए, किसी भाषा को शुद्ध लिखने बोलने का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से हम शुद्ध भाषा लिखने और बोलने को हमें मिलती है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण का ज्ञान होने पर व्यक्ति उस भाषा के प्रयोग में कुशलता हासिल कर लेता है। व्याकरण के ज्ञान से हम भाषा के मानक रूप का प्रयोग सीखते हैं। व्याकरण समस्त भाषा को ही शुद्ध भाषा कहा जाता है। यानी ये कहा जा सकता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं। अब आते हैं व्याकरण के नियम। व्याकरण के 4 भाग हैं, यानी 4 भागों में व्याकरण को बांटा गया है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। ये व्याकरण के 4 पद होते हैं। वर्ण विचार में हम इसके वर्णों की बनावट, उसके भेद, उसके प्रकार आदि का अध्ययन करते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप, लिंग, भेद, वचन आदि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पद विचार के अंतर्गत पद और इनके भेदों का हम अध्ययन करते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य, वाक्य की रचना, वाक्य के भेद, विराम चिन्ह आदि को पढ़ते हैं। तो आइए एक बार संक्षेप में दोहरा लें कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। भाषा विचारों और भावों की अभिव्यक्ति का एक साधन है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। देश व संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारी राज्य भाषा है और राष्ट्रभाषा भी है। कोई भाषा जिन चिन्हों में लिखी जाती है उसे भाषा की लिपि कहा जाता है। अलग अलग भाषाओं की लिपि एक हो सकती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली का जो क्षेत्र है वह सीमित क्षेत्र कहलाता है। जब बोली का विस्तार होकर उसमें साहित्य लिखा जाता है तो उसे उपभाषा कहा जाता है। व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम शुद्ध भाषा लिखने और पढ़ने को सीख सकते हैं। व्याकरण के 4 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार तथा वाक्य विचार।
व्याकरण भाषा को मानक रूप से एकता प्रदान करता है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।